नमस्कार। नमस्कार। जो हमारी बुक है एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज, जिसमें 26 अल्फ़ाबेट A to Z सोशल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उन विषयों से जुड़े हुए हैं जो हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, जिसका ज्ञान हर नागरिक के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने पहले वीडियो में बताया था कि शिक्षा ये क्यों चाहिए, इसका क्या फ़ायदा होगा। फिर हमने ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन को समझाने के लिए वीडियोस बनाने शुरू की है, ताकि आम नागरिक को समझ आ जाए सरल शब्दों में, सरल भाषा में कि प्रशासन क्या होता है, कैसे संचालित होता है। तो हमने वीडियो बनाए टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फंक्शनल डिवीजन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर हमने बनाया वीडियो कि टेरिटोरियल और फंक्शनल का आपस में क्या संबंध है और कैसे वो काम करती है, ये हमने बनाया। अब आज हम करने जा रहे हैं, हमने एक सवाल किया था कि हु इज ओनर ऑफ इंडिया, देश का मालिक कौन है। मालिक कौन है देश का? All the citizens. ऑल द सिटीजन्स। तो पूरे देश के मालिक कौन है? ऑल द सिटीजन्स। अब बात आती है कि अगर सारे सिटीजन्स मालिक हैं, सारे नागरिक मालिक हैं, तो देश के अंदर जो संपत्तियां हैं, चाहे कोई बिल्डिंग्स हैं, कोई फैक्ट्रियां हैं, नदियां हैं, तालाब हैं, रेलवेज हैं, बसेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इन सब का मालिक कौन हुआ? अगर देश के मालिक हम हैं, तो क्या वो सारी चीज़ें, सारी चीज़ों के मालिक भी हम सब हुए कि नहीं हुए? इसको जानने के लिए, क्योंकि उसकी भी एडमिनिस्ट्रेशन होनी है, उसको जानने के लिए ये ज़रूरी है ये समझना कि उसके मालिक कौन हुए। अब हमारे देश में पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है। प्राइवेट प्रॉपर्टी क्या है? जो कुछ लोगों को बिलोंग करती है, जो एक इंडिविजुअल को बिलोंग करती है, एक इंसान को बिलोंग करती है, जो उसकी अपनी, हम कहते हैं ये उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, जो उसने अपने पैसे से खरीदी है। मान लो कि रोशनी का घर या सावित्री का घर। अब पब्लिक प्रॉपर्टी और प्राइवेट प्रॉपर्टी में कितना अंतर है? क्या सावित्री के घर में कोई भी घुस सकता है? नहीं घुस सकता। रोशनी के घर में कोई भी घुस सकता है? नहीं घुस सकता। रोशनी के घर में घुसने के लिए इजाज़त हमें रोशनी से चाहिए, सावित्री के घर में घुसने के लिए इजाज़त सावित्री से चाहिए, क्योंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, मान लो पब्लिक पार्क है, उसमें घुसने के लिए इजाज़त चाहिए? कोई भी घुस सकता है। तो हम पहले देखते हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी है क्या। रिजवाना बताओ, पब्लिक प्रॉपर्टी क्या है? Public property is that property which is built by the for government by using for tax money. It belongs to all the citizens, including me. इंक्लूडिंग मी। ठीक है। सो जैसे रिजवाना ने बताया, पब्लिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट बिल्ड करती है बाय यूजिंग टैक्स मनी। अब हम देखते हैं कि टैक्स कौन देता है। बैठ के Tax is that money which is paid by the public to the government. टैक्स इज दैट मनी विच इज पेड बाय द पब्लिक टू द Government. गवर्नमेंट। इसका मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को बनाने के लिए जो पैसा लगा वो टैक्स पेयर का लगा, और टैक्स गवर्नमेंट को किसने दिया? पब्लिक ने। पब्लिक ने कैसे दिया? जैसे जीएसटी है, इनकम टैक्स है, तो कई तरह के टैक्स हैं। हम जब जमीन खरीदते हैं तो भी टैक्स देना पड़ता है, हम पेट्रोल खरीदते हैं तो भी टैक्स देना पड़ता है। तो कई तरह के टैक्स हैं, गाड़ी खरीदते हैं तो टैक्स देना पड़ता है। तो कई तरीके के टैक्स हम सरकार को देते हैं, तो हमारा पैसा सरकार के पास चले जाता है, पब्लिक अथॉरिटीज़ के पास चले जाता है। उस पैसे से वो हॉस्पिटल बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, पब्लिक पार्क बनाते हैं। अब सड़क पे कोई भी चल सकता है, ये तो नहीं कि किसी को पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो पब्लिक रोड है, पब्लिक मनी से बनी है। लेकिन रोशनी के घर जाने के लिए हमें रोशनी के घर से किसी ना किसी को पूछना पड़ेगा। ठीक है। अब जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसका हेड, जो उसको घर को मैनेज करने वाला, या रोशनी की माँ हो सकती है या रोशनी का फादर हो सकता है। लेकिन जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे हम सड़क पे जा रहे हैं, कोई भी जा सकता है सड़क पे, अब उसका हेड कौन होगा, उसको मैनेज कौन करेगा? अब अगर हम ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा तो हर कोई अपनी मनमर्जी करेंगे, सब कहेंगे जी ये तो सरकारी है, मेरी भी हक है, मेरा भी हक है, मैं जैसे मर्जी इस्तेमाल करूं। पर अगर ऐसा होगा तो लड़ाई झगड़े होंगे। पब्लिक पार्क में लोग पौधों को खराब कर देंगे, तो फूल तोड़ लेगा, कोई कुछ कर लेगा, तो कहेगा मैं पौधे ही ले जाता हूँ उठा के, ये तो मेरा ही है, सरकारी है। तो कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी की एडमिनिस्ट्रेशन होगी?
हमारे देश में एक सर्विस है जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज। पूरे भारत देश में जिन लोगों को चयन किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, पूरे भारत देश के अंदर पब्लिक सिस्टम के साथ जुड़ते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट कहलाए जाते हैं। सबसे ऊंचे पद के पब्लिक सर्वेंट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। अब मोस्टली जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं उनको पब्लिक प्रॉपर्टी की देख रेख के लिए ऊंचे लेवल पे बनाया जाता है। जैसे डीसी लुधियाना, डीसी लुधियाना के अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि जितनी भी लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉपर्टी है पब्लिक की, उसके देखभाल करना। अब डीसी ने खुद नहीं देखना तो डीसी के पास स्टाफ है, डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे फंक्शनल डिपार्टमेंट है, फंक्शनल और टेरिटोरियल डिपार्टमेंट। उसने पूरे लुधियाना डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग टेरिटरी में, जब से सब डिवीजन में बांटा हुआ है। फिर फंक्शनल डिपार्टमेंट है, जैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है जो जो फल वालों पेड़ों की देखभाल करता है। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उसमें फंक्शनिंग करवा के, उसकी फंक्शनों की एडमिनिस्ट्रेशन करा के डीसी ने ये देखना है कि जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी रख रखाव ठीक हो। अब एक तो डीसी है, हम मान लो पब्लिक हॉस्पिटल है तो वहाँ पे एक पब्लिक पोस्ट है सिविल सर्जन की। जो सिविल सर्जन है, जो वहाँ का हेड है, हेड डॉक्टर है, उसकी जिम्मेदारी ये देखना कि हॉस्पिटल ठीक से चले, उसमें दवाइयाँ ठीक से हों, पेशेंट को, जो मरीज हैं उनको कोई असुविधा ना हो, साफ सफाई हो। अब साफ सफाई करवाने के लिए सिविल सर्जन खुद तो नहीं करेगा, अब उसके आगे भी फंक्शनल डिविजन्स हैं। एक डिपार्टमेंट होगा जो सफाई के लिए होगा, एक नर्सिंग डिपार्टमेंट है जिन्होंने पेशेंट की केयर करनी है, एक डॉक्टर्स डिपार्टमेंट है जिन्होंने पेशेंट को देखना है, एक मेडिकल स्टोर होगा, वो उसका काम है फंक्शन कि मेडिकल दवाइयाँ प्रोवाइड करनी। तो अलग अलग फंक्शन हर जगह पे देखोगे, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे फंक्शंस में डिवाइड होती जाती है एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन विभाजित होता जाता है। हमने अपनी जिम्मेदारियों को बांट रखा है नीचे नीचे, तो बहुत लंबी चौड़ी टीम बन जाती है पूरे नेटवर्क की। तो इस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट जो है पब्लिक पोस्ट, पब्लिक सर्वेंट करते हैं, जिनको हम सरकारी नौकर बोलते हैं। वो हम सब के पब्लिक सर्वेंट हैं, क्योंकि पब्लिक इज द ओनर। असल मालिक कौन है? पब्लिक, सिटीजन्स। असल मालिक हर प्रॉपर्टी के सिटीजन है, उसमें पब्लिक सर्वेंट भी आते हैं क्योंकि वो भी सिटीजन्स हैं। लेकिन हमने कुछ सिटीजन को चुना कि आप जाके पब्लिक प्रॉपर्टी की एडमिनिस्ट्रेशन करो, ठीक है। तो इस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी की भी जो मैनेजमेंट है, सड़कों की, हॉस्पिटल्स की, पब्लिक स्कूल्स की, और किसी भी तरीके की पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे स्टेडियम है, रेलवेज है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इन सब की भी एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है। ये पब्लिक पोस्ट के माध्यम से हो रही है। बिलोंग सबको करता है, हमारे नागरिकों को, हम नागरिक सारे इसके मालिक हैं। लेकिन उसकी मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक पब्लिक पोस्ट क्रिएट की हुई है, ठीक है। जैसे घर, घर तो एक प्राइवेट संपत्ति है। मान लो हमारे पास पैसा है, अब पैसा हमने कैसे खर्च करना है, हम जिसका पैसा वही फैसला लेगा। लेकिन जो पब्लिक मनी है उसका फैसला सरकारी ऑफिसर अपनी मनमर्जी से ले सकते हैं कि नहीं? नहीं ले सकते। देश कैसे चलता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? एज पर दी लॉ। तो उनको पब्लिक सर्वेंट को एज पर लॉ काम करना पड़ेगा। लॉ कौन बनाता है? जिनको हमने चुना वोट डाल के, उनका काम है लॉ बनाना। तो अगर वो ठीक से लॉ बनाएंगे तो पब्लिक सर्वेंट ठीक से काम करेगा, अगर वो ठीक से लॉ नहीं बनाएंगे तो पब्लिक सर्वेंट भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा। अब वो ठीक से लॉ बनाने के लिए ये बहुत ही जरूरी है कि वोटर एजुकेटेड हो, ऐसे बंदों को चुने जिनको ठीक से लॉ बनाना भी आता है, क्योंकि सारा काम एज पर लॉ होना है। अगर उनको ठीक से लॉ बनाना नहीं आया, लॉ गलत बन गया, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर भी गलत तरीके से चीज़ों को हैंडल करेंगे, उसमें नुकसान होगा हम सबका, ठीक है। सो पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का अंतर समझ आया? यस सर। और उसको एडमिनिस्ट्रेशन भी समझ आ गई, ठीक है। अब बात आती है नेचुरल रिसोर्सेज। ये तो अब जब हमने कंट्री की बात कर ली, कंट्री के साधनों की बात कर ली, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब बात आती है नेचुरल रिसोर्सेज की। अब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बताओ जरा रोशनी। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जैसे कि वाटर, लकड़ी, कोयले, लोहे, ये सब जो है, जो ये सब कुदरती पैदा होते हैं। ये कोई इंसान या कोई भी नहीं बनाता, ये कोई कंपनी या कोई कुछ नहीं बनाता, ये कुदरती होते हैं, ये खुद ही पैदा होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो पानी है ये सबकी कॉमन संपत्ति है। ये सारे लोगों की, भारत के लोगों की कॉमन संपत्ति है।
ये संयुक्त रूप से हमारी ओनरशिप है, मालकियत है। अब अगर कोई कंपनी पानी इस्तेमाल करे, लोहा इस्तेमाल करे, लकड़ी इस्तेमाल करे, इसका मतलब हम सब लोगों का कुछ ना कुछ उसमें है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बदले में उनकी जिम्मेदारी हमें कुछ दें। अब वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं या गवर्नमेंट उनको लाइसेंस देती है कि आप ये लाइसेंस ले लो, इतना पानी निकाल लो, उसके बदले में पैसा लेती है। तो वो जो पैसा लिया वो भी पब्लिक मनी बन गया कि नहीं, क्योंकि हमारा साधन इस्तेमाल किया। यस तो हमारा साधन जब इस्तेमाल किया तो वो मनी जो गवर्नमेंट ने ली वो भी पब्लिक के बिहाफ पे लिया है, कंपनी से, प्राइवेट कंपनी से, प्राइवेट लोगों से, कि आप ये पानी इस्तेमाल कर लो, लोहा निकाल लो ज़मीन से, कोयला निकाल लो ज़मीन से, ये साधन हमारे हैं सबके। तो इसके बदले में प्राइवेट कंपनी को कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को देना है। अब अगर गवर्नमेंट ईमानदार है तो गवर्नमेंट पूरा पैसा लेगी, अगर बेईमान है लोग गवर्नमेंट में, वो आधे पैसे में उनको बोलेंगे आधा मेरी जेब में डाल दो, आधा सरकार के खाते में जमा करा दो, आप कोल की माइनिंग करते रहो, तो उससे भ्रष्टाचार होगा और हमारा नुकसान हो जाएगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो नेचुरल रिसोर्सेज की है वो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी होनी बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसमें लाइसेंसों में हेरा फेरी होगी, जैसे पीछे बहुत चर्चा में रहा था 3G स्कैम, जैसे मोबाइल फ़ोन का डेटा का चक्कर था, डेटा आता है उसमें एक 3G टेक्नोलॉजी है, तो उसमें होता है स्पेस की अलॉटमेंट करनी कि कितने डेटा कोई बड़ी कंपनी यूज़ कर सकती है। तो उसमें कहा जी बहुत बड़ा स्कैम हो गया, लाखों करोड़ों रुपए का घपला हो गया, कि उन्होंने कम रेट में कंपनी को वो दे दिया डेटा इस्तेमाल करने के लिए। तो ऐसे सरकारों में स्कैम होते रहते हैं क्योंकि जनता जागरूक नहीं है और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें पता नहीं है कि नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती साधन सब हमारे पब्लिक के हैं। अगर हमें पता होगा तो हम इन सारी बातों का ध्यान रख पाएंगे और एक जागरूक और जिम्मेदार इंसान बनते हुए, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनते हुए, अच्छे वोटर बनते हुए हम इंश्योर करेंगे मिलके सब लोग कि हमारे किसी भी साधन का दुरुपयोग ना हो पाए, भ्रष्ट नेता या भ्रष्ट पब्लिक सर्वेंट, सरकारी नौकर उसका गलत नाजायज फ़ायदा ना उठा पाएँ, तभी सही फ़ायदा हम तक पहुँचेगा। जब तक वो नाजायज फ़ायदा उठाते रहेंगे तो हमारा ही पैसा, हमारे ही साधन वो चोरी करते रहेंगे, उसी से अमीर और गरीब बनते रहेंगे, वो अमीर हम गरीब रह जाएंगे और इसका फासला कभी ख़त्म नहीं होगा। और मध्यम वर्ग के ऊपर टैक्स का बोझ जो है वो डालते रहेंगे, मध्यम वर्ग टैक्स के बोझ से पिसता रहेगा और सरकारों में जो पदों पे जो लोग बैठे हैं वो अपनी ऐश करते रहेंगे। तो इसके साथ मेरे ख्याल से A4 एडमिनिस्ट्रेशन का जो हमारा चैप्टर है वो आज ख़त्म होता है। अब मेरी आप सब लोगों से अपील है, मैं आप सबको यही कहूँगा कि आप सब ध्यान से सुनना, पढ़ना, समझना, किताबों से पढ़ना, फिर भी ना समझ आए तो मैडम से बात करना, मेरे से बात करना, हमने बहुत अच्छे तरह से समझना है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करो, इसको शेयर करो, ताकि हर नागरिक तक ये जानकारी जितनी भी पहुंच सकती है वो पहुंचाई जाए। हर नागरिक को जागरूक करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर नॉलेज हम तक सीमित रह गई, बाकी लोगों को हम जागरूक ना कर पाए, तो मेजॉरिटी वोट अगर अनपढ़ रहेगी, अज्ञानी रहेगी, तो भ्रष्ट नेता बार बार चुने जाएंगे। अगर इनको रोकना है तो हमें सही जानकारी लेनी है और फैलानी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।